तब हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो तो बहुत ही ज्यादा ढीला होता है और ये देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो लड़की उससे बोलती है अगर तुम पास्ट में आए हो तब तो तुम्हें और ज्यादा एग्रेसिव रहना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम भी पास्ट में वापस आई हो क्या। वो उसे रिप्लाई करती है सिर्फ तुम ही वो पर्सन नहीं हो जो टाइम में पीछे आए हो, और भी लोग आए हैं। और वो उसे ये भी बताती है कि वो 1 साल पहले ही टाइम में पीछे आ चुकी है। एमसी शॉक होकर उससे पूछता है और कितने लोग हैं जो टाइम में पीछे आए हैं। वो रिप्लाई करती है अभी तक तो मैं सिर्फ तुमसे ही मिली हूँ। फिर वो वहां से ये बोलकर जाने लगती है कि तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। फिर वो उससे पूछता है 1 मिनट रुको, कम से कम ये तो बता कर जाओ कि तुम्हारे टाइम स्लिप का रीजन क्या है। वो उसे एक वार्निंग देती है कि लोगों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करना, नहीं तो तुम अपनी लाइफ में वापस नहीं जा पाओगे। वो उसे बोलता है बस इतनी सी बात, मैं वापस जाना चाहता भी नहीं हूँ। वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे वो पास्ट में आ गई। वो उसे बताती है कि कैसे आगे जाकर उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और उसकी बॉडी पूरी तरीके से खराब हो जाती है उसका वेट बढ़ने की वजह से, और इसी रीजन की वजह से उसका पति भी उसको भाव देना बंद कर देता है और उसको ये भी पता लगता है कि उसका पति उसको चीट कर रहा है। ये सब देखकर वो भगवान से बस यही प्रे करती है कि वो पास्ट में वापस जा सके और इस सबको बदल सके। उसकी सारी बातें हमारा एमसी भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। वो उसे बोलता है तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि तुम पास्ट में आकर इतने सुंदर लड़के से मिल पाई। वो भी उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि उसका भी एक बेटा होता है और उसे अपने बेटे की बहुत याद भी आ रही होती है। तभी वो लड़की भी रिप्लाई करती है कि मैं भी तो अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि एक नई लाइफ के लिए उसने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया। हमारा एमसी उससे बोलता है क्यों ना तुम एक और बार ट्राई करो, क्या पता इस बार तुम्हारा पति तुम्हें चीट ना करे। वो उसे रिप्लाई करती है उसका पति 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे बताती है ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हुई। ये सब सुनकर एमसी बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। वो उस लड़की को बोलता है तुम अपने पति को भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। ये सुनकर वो उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है कि कैसे वो हर दिन एक अलग लड़के को डेट करती है, और वो उसे बताती है कि उनमें से आधों के तो उसे चेहरे भी याद नहीं है। ये सुनकर एमसी सोचता है ये लड़की तो बिल्कुल क्रेजी है। फिर वो उसे बोलती है शायद यही एक नई लाइफ की शुरुआत है, और वो एमसी को पास्ट में आने के लिए कांग्रेट्स करती है। और वो उससे बोलती है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हमारा एमसी बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है और अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है। वो होटल से बाहर निकलकर अपनी बीवी को कॉल लगाता है पर वो कॉल नहीं उठा रही होती है। वो सोचता है मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, इतनी रात को ही कर क्या रही है। तभी वो अपनी बीवी को उस लड़के के साथ देखता है जिसके साथ वो पहले घूम रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं। हमारा एमसी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहा होता है। वो लड़का वहां से जा ही रहा होता है कि एमसी की बीवी उसे किस कर लेती है। एमसी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। ये सब होने के बाद एमसी की बीवी अपने घर चली जाती है। वो बोलती है मैंने उस जैसा बोरिंग इंसान कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। इस सबसे साफ पता चल रहा होता है कि एमसी की बीवी का दिन उस लड़के के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया होता है। तभी वो अपने फोन की तरफ देखती है, उसमें एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता लगता है हमारा एमसी उससे मिलने आया होता है। एमसी उससे पूछता है तुम उस लड़के के साथ क्या करने का ट्राई कर रही थी, मैंने तुम्हें उसे किस करते हुए देखा। वो उसे रिप्लाई करती है तुम्हारा इस चीज से क्या लेने देना। तभी वो उससे भी पूछ लेती है तुम अब तक क्या कर रहे थे। ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वो उसे बोलता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुमसे एक बात करने आया था, पहले तुम वो सुन लो। वो उसे बताता है कि वो एक ऐसी लड़की से मिला जो बिल्कुल हमारी तरह पास्ट में वापस आई होती है। वो उसे बताता है अगर हम अपनी लाइफ अलग अलग जीने लगते हैं तो हमारी मेमोरीज भी मिट सकती हैं। तो वो उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी मेमोरीज मिटती हैं तो मिट जाएं। वो उसे बोलती है ये तो अच्छा ही है ना, हमें हमारी पुरानी मेमोरीज जो कि बहुत ही बेकार थी उन्हें याद नहीं रखना पड़ेगा। वो उसे बोलता है ये तुम क्या बकवास बात कर रही हो, अगर हमारी मेमोरीज मिट गई तो हम हमारे बेटे की मेमोरीज भी तो भुला देंगे। वो उसे बताती है अब तो मैं तुमसे वैसे भी शादी नहीं करने वाली, तो हमारे बेटे की मेमोरीज का मैं क्या करूंगी। एमसी उसे गुस्से में बोलता है क्या तुम सच में एक मॉम हो, मैंने तो तुम्हारी जैसी लड़की आज तक कभी नहीं देखी। वो उसे बोलती है मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना। तभी हम देखते हैं पीछे से सन्यंग का बाप आ जाता है। सन्यंग उसकी बीवी का ही नाम होता है। वो हमारे एमसी से बोलता है तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। तभी हमारा एमसी उनसे बड़े प्यार से बोलता है फादर इन लॉ आप घर आ गए। तभी वो एमसी के बाल खींचकर गुस्से में बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे फादर इन लॉ बुलाने की, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। हमारा एमसी जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। सन यंग के फादर उससे पूछते हैं वो लड़का कौन था और यहाँ क्या कर रहा था। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है जब सन यंग बाथ ले रही होती है। तभी उसे अपने कानों में अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो ये सब झेल नहीं पाती और वहीं बाथरूम में ही रोने लगती है और रोते रोते अपने बेटे का नाम पुकारती है जोनसू आई मिस यू। फिर नेक्स्ट डे वो उसी लड़के से जाकर मिलती है। गाइस ये लड़का वही है जो आगे जाकर हमारे एमसी की कंपनी का सीईओ बनता है। खैर वो सन यंग से पूछता है तुम आज बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है। वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ फनी सुनाऊं।
सनयंग उसे मना कर देती है। तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल मेरे साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगे हो? तुम पढ़ाई कब करते हो? वो लड़का उसे बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ज्यादा ही पसंद है। सनयंग उसे समझाती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, तुम पूरा दिन मेरे साथ तो नहीं रह सकते ना। वो लड़का उसे बोलता है, अगर मैं पढ़ने भी लग जाऊं तब भी मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा। मेरे दिमाग में बस यही बातें चलती रहती हैं। तभी उसे अपने पति की बात याद आ जाती है, जो उसने कहा होता है कि अगर हम किसी की लाइफ में दखलंदाजी देंगे तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो सकती है। तभी सनयंग को समझ में आता है कि अगर उसने इसे पढ़ाई करने से रोका तो शायद ये आगे जाकर सीईओ ना बन पाए। तभी वो उसे बोलती है, तुम्हें कम से कम दिन में 1 घंटा तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, और अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। फिर वो उसे धक्का मारकर बोलती है, जाओ जाकर पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। वो लड़का बोलता है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तभी सनयंग उसको फोरहेड पर किस करती है और बोलती है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो हम वैसे किस करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था। ये सुनकर वो वहां से बहुत ही खुश होकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सनयंग बहुत ही ज्यादा होपलेस हो जाती है और सोचने लगती है कि इस बोरिंग लड़के को मैं डेट कर रही हूँ। वो सैड होकर बैठी ही होती है, तभी वो देखती है एक हैंडसम सा लड़का उसके पास आता है और उससे बोलता है, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान सी दिख रही हो। वो लड़का उसे बताता है, मैं तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही हो। वो उसे बोलता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो पहले वाला लड़का वापस आ जाता है, ये पूछने के लिए कि हम मिलेंगे कहाँ पर। वो सन्यंग को किसी दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए देख लेता है। वो दोनों आपस में बहुत ही प्यार से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लड़का उससे बोलता है, अरे वाह, तुमसे बात करके तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। खैर, फिर वो लड़का उसे अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है चियो। फिर सनयंग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बता देती है। वो लड़का सनयंग से उसका फोन छीन कर बोलता है, मैं इसमें अपना नंबर डायल कर देता हूँ। पीछे से वो लड़का ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है। वो सोचता है, क्या सनयंग ने मुझे पढ़ने के लिए इसीलिए भेजा क्योंकि उसे इस लड़के से मिलना था। तभी हम देखते हैं कोई और भी है जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो रहा होता है, और वो कोई नहीं, हमारा एमसी होता है। एमसी उसे खींचकर कैफे से बाहर ले जाता है। एमसी उसे बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। और इतना बोलकर वो मन ही मन में सोचने लगता है, क्या सच में सनयंग को इस जैसा लड़का पसंद है। वो सोचता है, माना कि ये आगे जाकर सीईओ बनेगा, पर इसका मेरे सामने कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर हमारा एमसी उस लड़के से पूछता है, क्या तुम सनयंग को पसंद करते हो? वो लड़का रिप्लाई करता है, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। एमसी उसे गुस्से में बोलता है, तुम किस तरह के लड़के हो? तुमने अपनी क्रश को किसी कूल से दिखने वाले लड़के के साथ ऐसे ही छोड़ दिया? ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है, शायद सनयंग को मेरे जैसे लड़के के साथ रहना पसंद ही नहीं है। तभी वो अपने आप से बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए था, इतनी सुंदर लड़की मेरे जैसे लड़के को क्यों ही प्यार करेगी। तभी हमारा एमसी उसे बोलता है कि सनयंग को फनी लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या तुम्हारे पास कुछ फनी जोक्स हैं जो उसे पसंद आए? ये सुनकर वो लड़का हमारे एमसी को एक पुराने जमाने की कहानी सुनाने लगता है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे तुम जैसे लड़के से तो जोक की उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी। वो लड़का हमारे एमसी से बोलता है, रुको, मेरे पास एक फनी जोक है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था। एमसी उसे चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। हमारा एमसी उस लड़के को बताता है कि सनयंग को पार्क में घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसे रोज भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर तुम उसे कभी भी पार्क में घुमाने ले जाओ तो उसे रोज जरूर देना। वो लड़का एमसी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। एमसी उसे सब कुछ बता देता है कि सनयंग को खाने में क्या क्या पसंद है, उसे कहाँ कहाँ घूमना पसंद है, उसे क्या क्या जगह पसंद है। वो लड़का हमारे एमसी से पूछता है, तुम्हें सनयंग के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो लड़का बहुत ही खुश होकर बोलता है, शायद तुम भी सनयंग को वन साइडेड लव करते हो मेरी तरह। वो लड़का बहुत ही खुश होकर बोलता है, चलो कोई तो है जो मुझे इस मैटर में सपोर्ट कर सके। वो एमसी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। एमसी सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस जैसा आदमी आगे जाकर कंपनी का सीईओ बनेगा। तभी उसे याद आता है कि सनयंग को बाहर जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, पर क्योंकि उसे हमारे बच्चे को संभालना पड़ता था तो वो कहीं जा ही नहीं पाती थी। वो ये सब सोचते हुए बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझ जैसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। तभी सीन सनयंग पर शिफ्ट होता है। वो उसी लड़के से कॉल पर बात कर रही होती है जिससे वो कैफे में मिली होती है। सनयंग उससे बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करती हूँ, बाय। इतना बोलकर वो अपने बेड पर आराम से लेट जाती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो अपने फोन को उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है वही लड़का उसे घूमने के लिए बुला रहा होता है बाहर। वो सोचती है शायद उसे उसके साथ चले जाना चाहिए। तभी उसे अपने पति की कही हुई बात याद आ जाती है। उसने कहा होता है कि अगर तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगी तो तुम दोनों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गाइस, लाइफ चेंज होने का मतलब ये है, जो इंसान वो 10 साल बाद जाकर बनने वाले होते हैं शायद वैसे ना बन पाए। सनयंग सोचती है, ये सब बातें बकवास है, मैं तो जा रही हूँ बाहर। वो सोचती है उसके पति को उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, जबकि उन दोनों का तो एक दूसरे से अब कोई लेना देना भी नहीं है।
वो सोचती है मैं उस जैसे इंसान से तो अब दोबारा कभी मिलना भी नहीं चाहती। वो यही बात सड़क पर खड़े होकर बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो बोलता है अगर मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो। वो ये सोचती है कि उसका पति है जो कि आवाज बदलकर उसको डराने की कोशिश कर रहा है। वो बोलती है अब जल्दी बाहर आओ और अपना काम बताओ, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर, तुम्हें मुझसे और किस बारे में पता करना है। तभी हम देखते हैं वो उसका पति नहीं कोई और इंसान होता है जो कि उसके फेस पर हाथ रखकर उसे किडनैप करने का ट्राई कर रहा होता है।